हाँ जी, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग आज का हमारा टॉपिक रहेगा और साथ बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि इसमें मैं प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करवाऊंगी। तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। राजस्थान राज्य स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी इसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5, अध्याय कौन सा है? 5, और धारा है 21। इसके अनुसार सरकार राज्य में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। ठीक है, मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस अध्याय के तहत? अध्याय 5, धारा कौन सी? 21, और अधिनियम कौन सा? 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, अध्याय 5, धारा 21। इसके अनुसार मानव अधिकार आयोग की स्थापना राज्य सरकार कर सकती है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? अगर ये प्रश्न आ जाए तो सांविधिक वैधानिक निकाय है। सांविधिक निकाय है या वैधानिक निकाय है। इसका गठन कब हुआ? गठन देखो धारा 21 में हुआ। धारा 21 की बात हमने यहाँ पे भी की है, तो यहाँ भी यही है। धारा 21, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई, जिसने कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000 से किया। तो अब इसका कार्य प्रारंभ पूछे तो 23 मार्च 2000, और अगर इसकी गठन की अधिसूचना पूछा जाए तो 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999 में इसका गठन हुआ, और एक साल बाद 23 मार्च 2000 में इसका कार्य प्रारंभ किया गया। इसका मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। ये बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष और 4 सदस्य है। ठीक है, ये होते जब गठन हुआ था उस टाइम में 1999 में गठन के समय में एक अध्यक्ष था, 4 सदस्य थे। लेकिन संशोधन हुआ 2006 के अंदर, तब से ये एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है। वर्तमान में अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी, और सदस्य है राम सिंह झाला और अशोक गुप्ता। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष है वो गंगाराम मूलचंदानी है, सदस्य रामचंद्र सिंह झाला और अशोक गुप्ता। अब मानवाधिकार आयोग क्या अगर अध्यक्ष याद करें तो देखो, मानव को क्या अधिकार है कि गंगा को साफ रखने का अधिकार है। ठीक है, मतलब ऐसे याद करने के वजह से ये गंगाराम मूलचंदानी। अब गंगा के नाम में गंगा राम आ गया तो रामचंद्र सिंह झाला, और फिर एक बचे के अशोक गुप्ता। ये 3 जने हैं इसके अंदर पूरे में फिलहाल वर्तमान में। योग्यता अध्यक्ष पद हेतु उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, इसके अध्यक्ष पद के लिए जो योग्यता है वो क्या है कि कोई मुख्य न्यायाधीश होगा, वो भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, और वो सेवानिवृत्त होगा, या फिर अन्य न्यायाधीश। 2019 में इसमें संशोधन किया गया, और मतलब कि पहले 2019 से पहले अन्य न्यायाधीश कोई दूसरे न्यायाधीश थे ना, वो अध्यक्ष नहीं बन सकते थे। लेकिन 2019 के बाद से अन्य न्यायाधीश को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पहले सिर्फ सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही अध्यक्ष बनाया जाता था। ये बात कहना चाह रही है। सदस्यों के लिए योग्यता क्या होगी? अब ये तो अध्यक्ष के लिए योग्यता थी, लेकिन अभी सदस्यों के लिए योग्यता है कि एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त होगा, या वर्तमान न्यायाधीश जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त, या वर्तमान न्यायाधीश और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 साल का अनुभव प्राप्त हो। देखो, इसके 2 ही तो सदस्य होते हैं। 2 सदस्यों में से जैसे एक सदस्य भी, दोनों सदस्यों की मतलब कि जो भी योग्यता होगी वो क्या होगी, या तो वो सदस्य होगा हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, वर्तमान का न्यायाधीश होगा, या जिला न्यायालय का भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है, या वर्तमान न्यायाधीश जो चल रहा है, जो सेवानिवृत्त नहीं हुआ।
या तो सेवानिवृत्त या वर्तमान, या तो उसने रिटायर हो चुका या वो रिटायर नहीं हुआ है, अभी भी काम कर रहा है। और जिला न्यायालय में भी या तो वो सेवानिवृत्त हो चुका है या फिर वो काम कर रहा है। जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में, अगर जिला न्यायालय का लेंगे तो जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम उसका 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक सदस्य मानवाधिकारों के विशेषज्ञ, एक सदस्य होगा वो मानवाधिकार का विशेषज्ञ होगा। मतलब एक तो ये हो गया न्यायाधीश हो जाएगा कोई भी सेवानिवृत्त न्यायालय का, उच्च न्यायालय का या फिर जिला न्यायालय का, और एक सदस्य होगा मानव अधिकारों का विशेषज्ञ। आयोग में एक सचिव भी होगा जो राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे। ठीक है। नियुक्ति, अभी हमने गठन पढ़ा धारा 21 में, धारा 22 है। धारा 22 के अंदर है नियुक्ति। किसी संस्था का गठन हो जाता है तो उसके बाद में उसमें सदस्यों की नियुक्ति तो की जाती है। अब वो कैसे की जाएगी? राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ध्यान रख लीजिएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी एक चयन समिति की सिफारिश पर। देखिए इसके अंदर एक चयन समिति बैठेगी, नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अब वो चयन समिति में कितने सदस्य होंगे, क्या होंगे, वो देखते हैं। चयन समिति में 4 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। टोटल 4 सदस्य होंगे। चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? वो मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री सहित टोटल 4 सदस्य होंगे। ठीक है। कौन कौन होंगे? पहला तो मुख्यमंत्री अकेला होगा, वो अध्यक्ष होगा। दूसरा है गृह मंत्री, तीसरा विधानसभा का अध्यक्ष, और चौथा होगा विधानसभा का विपक्ष का नेता। एक तो विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, एक विधानसभा का विपक्ष का नेता हो गया, और दूसरा कौन होगा? गृह मंत्री। फिर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष का नेता। ये 4 सदस्य होंगे जो उसको नियुक्त कर, जो उसके लिए देखेंगे कि कौन उचित है, और उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जिस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है, अर्थात विधानसभा के साथ 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 विधान परिषद भी होती है, वहां चयन समिति के 4 के बजाय 6 सदस्य होंगे। अब देखो, अगर कोई है राज्य जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, या फिर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, वहां पर जो चयन समिति होगी उसमें 4 सदस्य नहीं होंगे, उसमें होंगे 6 सदस्य। ठीक है। चयन समिति के, मानवाधिकार आयोग के नहीं बोल रहा है, ये चयन समिति के सदस्य बोल रहा है, जिसमें कि एक मुख्यमंत्री था, एक गृह मंत्री था, एक विधानसभा का अध्यक्ष था, और एक विधानसभा का कौन था? विपक्ष का नेता। 4 तो ये हो गए। उसके अलावा विधान परिषद का सभापति होगा और विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी होगा। 2 ये अलग से ले जाएंगे, विधानसभा का सभापति, सॉरी, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का विपक्ष का नेता। ठीक है, 2 ये हो जाएंगे तो फिर टोटल 6 हो जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण अविभाज्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई पद रिक्त है। ठीक है। अगर मान लो कि कोई चयन समिति के अंदर कोई गृह मंत्री नहीं आया या कोई एक जना नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि आयोग का अध्यक्ष चुना नहीं जाएगा, चयन किया जाएगा उसका। फिर धारा 23 के अंदर है त्याग पत्र। अब ये त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे, अध्यक्ष भी और सदस्य भी, दोनों अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देंगे। हटाने की प्रक्रिया भी 23 में है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटाएगा।
सेम यही चीज़ हमने उसमें भी पढ़ी थी, आरपीएससी में भी। हटाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अगर ये अपना त्याग पत्र खुद से दे रहे हैं तो राज्यपाल को देंगे, ठीक है, न कि राज्यपाल। इसमें हटाया राष्ट्रपति के द्वारा ही जाएगा, न कि राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल हटा नहीं सकता। और हटाएगा भी कब राष्ट्रपति? जब कदाचार सिद्ध हो जाएगा या फिर असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट लिख बताएगा कि हाँ ये दोषी है, इसका कदाचार सिद्ध पाया जाता है, तो राष्ट्रपति उसको हटा देगा, अध्यक्ष को या सदस्य को। हटाने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? हटाने के रीज़न हो सकते हैं, कदाचार का मामला हो सकता है, असमर्थता हो सकती है, दिवालिया घोषित हो जाए तो भी उसको हटाया जा सकता है। शारीरिक या मानसिक रूप से अगर वो असमर्थ है, तो चित्त विकृत होने पर, राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता से ग्रस्त होने पर, ठीक है, उसका नैतिक स्वभाव अच्छा नहीं है, तो राष्ट्रपति को अगर लगता है तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। लाभ का पद धारण करने पर, अगर संस्था में अध्यक्ष रहने के अलावा वो कोई दूसरा लाभ का पद भी धारण करता है तो उसको हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अब 24 के अंदर, अभी तक हमने धारा 21 पढ़ी। धारा 21 में गठन किया गया है ना, धारा 22 में नियुक्ति, धारा 23 में त्याग पत्र या हटाने की प्रक्रिया थी। अब हम पढ़ रहे हैं धारा 24। धारा 24 के अंदर कार्यकाल है, ठीक है। वर्तमान में 3 वर्ष इसका कार्यकाल क्या है? अभी वर्तमान में जो है इनका 3 वर्ष का कार्यकाल है और 70 वर्ष की आयु, जबकि आरपीएससी के अंदर क्या था, 62 वर्ष की आयु थी या 6 वर्ष का कार्यकाल था, ऐसा था। जबकि इसमें क्या है, 3 वर्ष का कार्यकाल है या फिर 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो जाएगी उसी से उसको हटा, उसकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी, मतलब कि उसका रिटायरमेंट हो जाएगा 2019 के संशोधन के बाद में। इससे पहले तो क्या था, 5 साल का इसका कार्यकाल हुआ करता था और 70 वर्ष की आयु तक। 2019 में संशोधन के बाद प्रावधान किया गया कि अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। देखो आरपीएससी में पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, जबकि यहाँ पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। अध्यक्ष व सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन के पात्र नहीं हो सकते। ये काम तो भारत सरकार और राज्य सरकार के अंडर में करेंगे, किसी और नियोजन में काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर है धारा 25। कतिपय परिस्थितियों में सदस्य व अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और उनके कृत्यों का निर्वहन। इसमें कर्तव्यों के बारे में बताया गया कि अध्यक्ष के और सदस्यों के कर्तव्य क्या क्या होंगे। तो अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग, अवकाश, अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा, ठीक है। अभी इसको काम को, जो अगर कोई सीट बाई चांस आकस्मिक रिक्ति आ जाती है, जैसे कोई अवकाश पर है, पद त्याग दिया या फिर मृत्यु हो जाती है या किसी और कारण से अगर पद रिक्त है, तो राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर देंगे। सेवा शर्तें, सेवा शर्तों में धारा 26। धारा 26 में क्या कहा गया, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के वेतन भत्तों, इसमें धारा 26 के अंदर वेतन भत्तों की बात की गई। वह अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, ये संसद नहीं करेगी, राज्य सरकार करेगी। लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान इनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, एक सेकंड, समान, इसको जो वेतन मिलता है वो मुख्य न्यायाधीश के समान और सदस्यों को उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान वेतन मिलता है।
तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का वेतन किसके जितना होगा? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके बराबर होगा। और सदस्यों का वेतन हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन के बराबर होगा। धारा 27 राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी वृंद। 27 में बताया गया राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों के बारे में और अन्य कर्मचारियों के बारे में। एक तो है आयोग का सचिव। आयोग का सचिव क्या हुआ? राज्य सरकार के सचिव स्तर के पद के नीचे का नहीं होगा। मतलब कि ये सचिव के स्तर के पद से नीचे का बंदा नहीं हो सकता। ठीक है, राज्य सरकार में जो सचिव के रूप में काम करते हैं उनसे नीचे का नहीं होगा, उनके सिमिलर ही होगा। और आयोग की स्वयं की अन्वेषण एजेंसी होगी जिसके नेतृत्व महानिरीक्षक पुलिस आईजीपी के पद से निम्न स्तर का नहीं होगा। ठीक है, ये जो आयोग का जो सचिव होगा वो राज्य सरकार के सचिव से नीचे पद का नहीं होगा। ठीक है, एक होगा आयोग के स्वयं की अन्वेषण की एजेंसी होगी, खुद की एजेंसी होगी जिसका नेतृत्व महानिदेशक आईजीपी के पद से निम्न स्तर का नहीं होगा। और रिपोर्ट जो है या प्रतिवेदन है वो धारा 28 के अंदर है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। और धारा 28(2) के तहत धारा 28(1) में तो ये रिपोर्ट देगा राज्य सरकार को। 28(2) क्या कहती है कि राज्य सरकार आयोग से प्राप्त रिपोर्ट में विधानसभा में रखवाएगी। जो भी आयोग रिपोर्ट प्राप्त करेगा वो उसको कहाँ रखवाया जाएगा? विधानसभा में। अब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य। तो ये एक सलाहकारी या परामर्शकारी निकाय है, जैसे कि आरपीएससी भी एक सलाहकारी या परामर्शकारी निकाय ही था, है ना। हम देखो तुलना करके भी पढ़ रहे हैं। अर्थात इसकी सलाह न तो राज्य सरकार और न ही संबंधित अधिकारी पर बाध्यकारी है। इसकी ये जो भी सलाह देगी ना, इस पर किसी पर बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जो सरकार होगी वो आयोग को बताएगी कि रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर इसमें आया नहीं है तो मैं फिर से बता देती हूँ। यह एक सलाहकारी परामर्शकारी निकाय है, अर्थात इसकी सलाह न तो राज्य सरकार और न ही संबंधित अधिकारी पर बाध्यकारी है। ना तो राज्य सरकार मानने के लिए बाध्यकारी है, ना ही वो इससे संबंधित अधिकारी बाध्यकारी है। ठीक है, इसको सलाह देने का काम है, ये सलाह देंगे। लेकिन सरकार जो है वो आयोग को बताएगी जरूर कि रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है। सेकंड है राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की जांच कर सकता है। अगर कोई किसी का मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है तो समवर्ती सूची के विषयों और राज्य सूची के विषयों पर ये आयोग जो है जांच कर सकता है। फिर है थर्ड पॉइंट, यह किसी भी संस्था या लोक सेवकों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन मामले की जांच कर सकता है। ये किसी भी संस्था के विरुद्ध, लोक सेवकों के विरुद्ध, है ना, मानवाधिकार उल्लंघन मामले की जांच कर सकता है, लेकिन दंड किसी को नहीं देगा, सजा किसी को भी नहीं देगा। सजा नहीं दे सकता, दंड नहीं दे सकता। फिर फोर्थ पॉइंट है, यह राज्य की कारागारों, जेलों व बंदी गृहों की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है। ये देख सकता है कि जेल में क्या स्थिति है, मतलब जो वहाँ पर बंदी वगैरह रह रहे हैं, जो कैदी रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। पर इसके बारे में सिफारिश कर सकता है कि भी ये या सिफारिश करेगा या सलाह देगा कि यहाँ पर ये चीज़ सही हो जानी चाहिए, लेकिन कार्यवाही नहीं करेगा कुछ। फिर मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध व अनुसंधान पर इसे प्रोत्साहित करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट ये हो गया मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक शोध व अनुसंधान व इसे प्रोत्साहित करना।
फिर 6 पॉइंट है मानवाधिकार के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना, कि भी आपके खुद के अधिकार है, आप अब जागृत रहिए, सचेत रहिए अपने अधिकारों के प्रति। लोगों में इन अधिकारों के संरक्षण के हेतु प्रोत्साहित करना, जैसे कि प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार आदि के माध्यम से ये सब कर सकता है। फिर हम मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान ले सकता है और जांच भी प्रारंभ कर सकता है। अब इसको अगर पता चल जाए कि खुद जाके भी जानकारी ले सकता है कि भी कहीं कहाँ किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ये वहां पर जांच भी प्रारंभ कर सकता है, ये आयोग, मानवाधिकार आयोग जो है। फिर है 8th पॉइंट, में है मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विविध उप विधिक उपबंधों की समीक्षा करना व उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। मानवाधिकार की रक्षा के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी उपबंध बनाए गए हैं, उन सब की ये प्रभावी बनाएगा उनको, और उनके लिए उनको क्रियान्वयन के लिए उपाय की सिफारिश भी करेगा। ठीक है। आतंकवाद सहित उन्हीं सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, और इससे बचाव के हेतु उपायों की सिफारिश करना कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, आतंकवाद से। फिर 10वां पॉइंट है मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ का सहयोग व प्रोत्साहित करने के लिए यदि कोई अन्य कार्य आवश्यक हो तो उसे संपन्न करना। ठीक है। फिर से देख लीजिए, मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ, जो भी एनजीओ है ना मानव अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, सारे के सारे एनजीओ, उनके सहयोग को प्राप्त करना और प्रोत्साहित भी करना उनको करने के लिए यदि कोई अन्य कार्य आवश्यक हो तो ये उसे कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, उसके संपन्न भी कर सकता है उस कार्य को। फिर 11वां पॉइंट है राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम व नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सभी मानवाधिकार इसमें आ जाते हैं। कौन से आते हैं? नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक। मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम के अंतर्गत ये सभी कार्यक्रम इसमें आ जाते हैं। अब हम देखते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग की कार्य प्रणाली कैसी होती है। अभी तक हमने इसके कार्य देखे, अब इसके कार्य करने की प्रणाली क्या होगी ये देखेंगे। तो राज्य मानव अधिकार आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, मतलब ये ताजा ताजा मामले जो होंगे उनकी ही जांच करेगा, 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग सैन्य संबंधी मामलों की जांच भी नहीं करेगा। तो सेना से संबंधित, फौज से संबंधित कोई भी मामले होंगे वो उसकी जांच नहीं करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायालय में लंबित या विचाराधीन मामलों की जांच भी नहीं करेगा। अगर किसी न्यायालय के अंदर कोई बहुत टाइम से मामला चल रहा है तो उसकी जांच नहीं करेगा। यदि अगर ये करता है तो इसको पहले न्यायालय से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, पहले ये वो मांगेगा, अनुमति मांगेगा, उसके बाद में ही फिर ये जांच कर सकता है। सिर्फ जांच ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग स्वयं की जांच एजेंसी रखता है जिसमें कि एक सचिव, जो सचिव होगा वो कौन होगा? आईएएस रैंक का बंदा होगा, आईएएस, और एक पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी होता है, वह अन्य कर्मचारी होते हैं। एक तो आईएएस रैंक का होगा वो होगा सचिव, एक होगा पुलिस निरीक्षक आईजीपी, और एक और अन्य कर्मचारी भी होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। कैसी शक्तियां प्राप्त है? सिविल न्यायालय की, तथा यह उसी के समान अपनी कार्यवाही को संपन्न करता है, सिविल कोर्ट के समान ही। और ये किसी भी मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है। तो ये किसी भी मामले में, फिर से देखिए ये वाला अच्छा था पॉइंट, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिश सिविल न्यायालय की शक्तियां
आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं और यह उसी के समान कार्यवाही भी संपन्न कर सकता है। जैसे कि सिविल कोर्ट अपनी कार्यवाही को संपन्न करते हैं, ये भी कर सकते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग वाले भी। ये किसी सुनवाई मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार को या फिर किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है कि आपको ये करना चाहिए, सलाह दे सकता है मतलब कि। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है, एक सेकेंड, शिकायतों का पंजीकरण व सुनवाई। अभी थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देती हूँ इसको। शिकायत किसी भी माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। जैसे कि कौन से माध्यम हो सकते हैं? फोन से, ठीक है, कॉल से, डाक से और मेल से, और प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि खुद जा करके। फोन से करवाई जा सकती है, कॉल करके, और डाक से, मेल से और खुद जाके। इन रूपों में ये कोई भी शिकायत दर्ज करवानी है तो करवाई जा सकती है। फिर सेकंड पॉइंट है, जो परिवाद है वो क्या है? परिवाद 8वीं सूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो 8वीं सूची में जितनी भाषाएं सम्मिलित है ना, 22 भाषाएं, उन सब भाषाओं में से किसी भी भाषा में से कोई भी शिकायत है, परिवाद का मतलब शिकायत होता है, कोई भी शिकायत है तो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं उन सब भाषाओं में से किसी भी भाषा में अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। फिर है, परिवाद के लिए कोई फीस दे नहीं है, मतलब कि अगर शिकायत कर रहे हैं तो उसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। फिर है, शिकायत के साथ जिला कोड, रजिस्ट्रीकरण, वर्ष आदि दर्ज किए जाते हैं। क्या क्या दर्ज किया जाता है? एक तो जिले का कोड, फिर रजिस्ट्रीकरण, जिस दिन रजिस्ट्रीकरण करवाया है उस उस टाइम का वर्ष, उस सन को दर्ज करवाया जा सकता है। शिकायत 7 दिन के अंदर आयोग के समक्ष रखी जाती है। ठीक है। आयोग जांच के दौरान या जांच के बाद निम्न कदम उठा सकता है। कैसे कदम उठाएगा आयोग? पीड़ित व्यक्ति के लिए राज्य सरकार के अंतरिम सहायता की अनुशंसा कर सकता है। यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार प्राधिकारी से सिफारिश कर सकता है। यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश या रिट के लिए उच्चतम या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है आयोग। फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची। अब तक कितने अध्यक्ष रह चुके हैं? तो अब तक 6 अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे पहले रही हैं कांता कुमारी भटनागर। इनका टाइमिंग क्या था? इनकी पदावधि थी 23 मार्च 2000 से लेकर 11 अगस्त 2000 तक। 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 तक। फिर सैयद सगीर अहमद 16 फरवरी 2001 से लेकर 3 जून 2004 तक। सैयद सगीर अहमद। कांता कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, फिर नगेंद्र कुमार जैन, ये रह चुके हैं 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 तक। इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है। फिर है प्रकाश टांटिया। 11 मार्च 2016 से 26 नवंबर 2019। फिर गोपाल कृष्ण व्यास। अब है गंगाराम मूलचंदानी। इसके जो सदस्य भी हमने पढ़े थे ना, गंगाराम, राम से निकल गया रामचंद्र, और दूसरा था अशोक। तो गंगाराम मूलचंदानी जो है 27 जून 2024 से लेकर ये अभी तक हैं, और गोपाल कृष्ण व्यास जो है 22 जनवरी से 2021 से लेकर
2023 तक ये रहे थे। तो इनको सीरीज वाइज याद करेंगे। कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टांटिया, गोपाल कृष्ण, गंगाराम मूलचंदानी। फिर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य। पहले सदस्य कौन कौन रहे हैं, अब तक सदस्य कौन कौन रह गए? एक तो आलम शाह खान, BL जोशी, RK अकोदिया, अमर सिंह गोदारा, नमो नारायण मीणा, धर्म सिंह मीणा, ठीक है। फिर जगत सिंह, और ये पुखराज सिंधवी, HR कुड़ी, MK देवराजन, महेश चंद्र शर्मा, ये इसके पूर्व सदस्य रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट बात है, नोट करके लिख ली या ध्यान में रख लीजिए कि जो ये सदस्यों के सबसे न्यूनतम कार्यकाल जो है वो किसका था? न्यूनतम नमो नारायण मीणा का रहा। न से न्यूनतम, न से नमो नारायण। सबसे अधिक कार्यकाल की बात की जाए तो ये रहा है, एक सेकंड, पुखराज सिंधवी का। यहाँ पुखराज सिंधवी लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे आया भी है, ये रहा पुखराज सिंधवी, ठीक है। इसका कार्यकाल बहुत कम रहा है सदस्य के तौर पर। तो जो न्यूनतम कार्यकाल है वो नमो नारायण मीणा का है, और सर्वाधिक कार्यकाल है वो पुखराज सिंधवी का है। तो नमो नारायण मीणा राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे सदस्य हैं जो कि लोकसभा सांसद भी रहे हैं। ये लोकसभा में सांसद भी रहे हैं, ठीक है। कौन? नमो नारायण मीणा। निम्न राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। अब कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रहा है? एक तो अमर सिंह गोदारा रहे हैं, ठीक है। ये अमर सिंह गोदारा जो है ये पहले कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। फिर है जगत सिंह, सेकंड नंबर पे जगत सिंह, थर्ड नंबर पे पुखरा सिंधवी, HR कुड़ी, महेंद्र शर्मा, रामचंद्र झाला, ठीक है। रामचंद्र सिंह झाला, ये तो फिलहाल है ना, अभी का अध्यक्ष नहीं है क्या? सदस्य है ये रामचंद्र सिंह झाला। मेरे को लगता है ये पहले रह गया, यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं थोड़े। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है? NK जैन। अभी जो हमने नमो नारायण मीणा पढ़े थे ना, वो न्यूनतम कार्यकाल के सदस्य थे, और जो सर्वाधिक कार्यकाल के सदस्य पढ़े थे वो थे पुखरा सिंधवी, लेकिन वो सदस्य थे। अभी हम पढ़ रहे हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष है NK जैन, और न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष है कांता कुमार भटनागर। कांता कुमारी भटनागर राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम व एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं, बनी है, और यह मद्रास उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रही। ये मद्रास के अंदर हाई कोर्ट के अंदर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बनी थी, और ये मानवाधिकार आयोग की भी एकमात्र महिला अध्यक्ष बनी है। नगेंद्र कुमार जैन अब तक के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, तथा यह बार काउंसिल के अध्यक्ष व हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे। बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे और हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे। कौन? नगेंद्र कुमार जैन। ये एकमात्र ऐसे अध्यक्ष है जिन्होंने अपना कार्यकाल तो पूरा कर लिया, क्योंकि हर कोई कार्यकाल पूरा नहीं करता है। नगेंद्र कुमार जैन ने 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 तक 5 साल का पूरा कार्यकाल निभाया था। यह बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे और हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक कार्यवाहक अध्यक्ष
की नियुक्ति करते हैं। जस्टिस सैयद सगीर अहमद राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। जो सगीर अहमद है वो सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे हैं। ये अध्यक्ष ऐसे एकमात्र के अध्यक्ष हैं जो सुप्रीम कोर्ट के भी अध्यक्ष रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं। आलम शाह खान और महेश चंद्र राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे सदस्य जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। आलम शाह खान और महेश चंद्र, इन दोनों की पद पर रहते मृत्यु हुई है, निधन हो गया। राज्य सरकार मानवाधिकार आयोग के द्वारा मानवाधिकार संदेश नामक त्रैमासिक पत्रिका निकाली गई। कैसी पत्रिका? मानवाधिकार संदेश नामक त्रैमासिक पत्रिका। राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव राज्य सरकार के सचिव के पद के नीचे के अधिकारी होगा। नीचे का पद का अधिकारी नहीं होगा, ये हमने पढ़ लिया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव जो है राज्य सरकार के सचिव के पद के नीचे का अधिकारी नहीं होगा, उसके बराबर का ही होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अब इसको दंतहीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा किसने दी है? HL दत्तू ने दी है। अब देखो इसका नाम खुद का भी दत्तू है और दंतहीन शेर की संज्ञा भी इसी ने दी है। HL दत्तू ने दंतहीन शेर की संज्ञा दी है, कागजी शेर की संज्ञा दी है। धारा 2 में मानवाधिकारों की परिभाषा और धारा 33 में वित्तीय स्वायत्तता का उल्लेख है। अन्य तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आयोग उसका कमीशन का गठन कब किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948। संयुक्त संघ यूएनओ द्वारा मानवाधिकार दशक 1 जनवरी 1995 में 31 दिसंबर 2024 तक मनाया गया। राज्य मानवाधिकार अधिनियम 1993 में बना जिसमें कि कुल 8 अध्याय और 43 भाग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 को हुआ जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है, जबकि हमारे ये आएगा नहीं, बस ये ठीक है, एक नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लिया, ये नहीं पूछा जाएगा। अब हमारे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। ये जितने भी प्रश्न है ना पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो उन्हीं में से उठाए हुए हैं प्रश्न है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? तो देखो धारा 21 हमने पढ़ी थी, वो गठन से संबंधित थी। तो धारा 22 किससे संबंधित थी? नियुक्ति से संबंधित थी, है ना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में के कौन से अध्याय से मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अध्याय हमने पढ़ा था 5। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्न में से किस धारा में किया गया है? तो धारा 24 में पदावधि का उल्लेख। देखो धारा 21 के हमने अंदर किया था गठन राज्य मानवाधिकार आयोग का, ठीक है, और धारा 22 के अंतर्गत हमने पढ़ा था नियुक्ति। धारा 23 के अंदर हमने पढ़ा था इसकी बर्खास्तगी, हटाया जाना, कि कैसे हटाया जाएगा सदस्यों को। 24 में हमने पढ़ा था क्या? धारा 24 के अंतर्गत क्या पढ़ा था? कार्यकाल पढ़ा था इसका।
या पदावधि भी पड़ी थी, इसके पद की अवधि कितनी होगी? 5 साल 3 वर्ष पड़ी थी और अभी तो वर्तमान में 3 वर्ष है, या फिर 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कथन 1 दिया, कथन 2 दिया है, कथन 3 दिया है। तो कथन 1 में लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। ठीक है। फिर है इसकी स्वायत्तता, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति, उसके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। तो ये दोनों बातें सही है। और तीसरी है, एक पारंपरिक विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो साफ साफ लिखा हुआ था, पारंपरिक विधिवेत्ता नहीं था, वो कोई मुख्य न्यायाधीश था या फिर 7 साल का जिला न्यायाधीश जिसका अनुभव प्राप्त हो 7 साल का, जिसको जिला न्यायाधीश के पद पर, वो होगा। तो ठीक है, ये नहीं है। सुमेलित कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस कब आया था? यह आया था 1993 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 2000 में। फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना कब आई? 1999 में, 1999 में। तो इसका ये आंसर सही होगा। फिर है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कब प्रस्तुत करता है? किसको प्रस्तुत करेगा? तो राज्य सरकार को। वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगा? राज्य सरकार को। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। तो खुद की प्रेरणा से कर सकता है, ठीक है। किसी पीड़ित के द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, हाँ जी बिल्कुल सही है। और किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, मतलब मान लो अगर मैं पीड़ित हूँ और मेरी वजह से मेरे लिए आप कोई एप्लीकेशन देते हो कि भाई हाँ उनको ये प्रॉब्लम है, तो वो जांच करेगा। तो ये तीनों ही कंडीशंस ओके है। तो आंसर सही है 1 2 3। फिर राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? अगर अध्यक्ष पद की नियुक्ति देखी जाए तो ये जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा ना हाई कोर्ट का, उसको नियुक्त किया जाता है। यह आरएस के अंदर एग्जाम में आया भी वही प्रश्न। फिर है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो कौन करेगा? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। कौन करेगा? राज्यपाल। जितने भी सदस्य होंगे ना, वहाँ 2 सदस्य होता है तो दोनों में से किसी एक को बिठा देता है वहाँ पे अध्यक्ष के पद पर। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? तो ये जारी की थी 18 जनवरी 1999 को। राज्य सरकार ने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होगा? कौन नहीं होगा? कौन नहीं था, मतलब कि ये कभी अध्यक्ष नहीं थे। प्रोफेसर जस्टिस प्रेमचंद जैन ये नहीं थे। ये एन.के. जैन थे, सगीर अहमद थे, कांता भटनागर थी। एक दो बार अगर हम पढ़ लेंगे ना इनके अध्यक्ष वगैरह को, तो हमें दिमाग माइंड में रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन देख के हम आंसर पहचान जाएंगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब
जो सत्य नहीं है वो बताने हैं। आयोग ने मई 2000 में पूर्णतया कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, मई में कर दिया था इन्होंने। कब किया था? वैसे तो देखो, इसने सही नहीं पूछा है तो ये सही नहीं है, क्योंकि मई में कार्य स्टार्ट नहीं किया था, इसने किया था मार्च में। मार्च 2000 में कार्य पूरी तरह से शुरू कर दिया था। ठीक है, और इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये बात ठीक है। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ये भी सही है। जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। तो जो एएस गोदारा है, मतलब कि अमर सिंह गोदारा है, वो पहली बात तो आयोग के अध्यक्ष रहे ही नहीं, तो फिर ये गलत है। ये सदस्य थे। ठीक है, जुलाई से, ये जुलाई में भी 2000 से 2005 तक थे। ठीक है, इन्होंने इसका अध्यक्ष, ये अध्यक्ष ही नहीं थे ना, इन्होंने कार्यकाल तो सही दिया है, लेकिन ये अध्यक्ष के पद पे नहीं थे, ये सदस्य के पद पर थे। तो पहला और चौथा ये दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन स सही होगा। फिर है मानवाधिकार आयोग अधिनियम 2019 के अनुसार इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होगा तथा यह पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश कोई भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? ये हमने पढ़ नहीं लिया क्या? अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हों। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं बताना है, और ये सीईटी के एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो, या फिर मजिस्ट्रेट का मतलब जो ये मुख्य न्यायाधीश रहा हो, मतलब कि सेवानिवृत्त हो चुका हो, तो ये बात सही है। फिर अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। गवर्नर कौन होता है? राज्यपाल की जाती है, बिल्कुल। यहाँ पर ये ऐसे शब्द दे दे के ना उलझाया हुआ है, बाकी हमें पता है कि राज्यपाल करता है इनकी नियुक्ति। फिर है नेक्स्ट से, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, ये जरूरी नहीं है ये उच्चतम न्यायालय का ही हो, ये हाई कोर्ट का भी हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का होना जरूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ये सेकंड ग्रेड का प्रश्न, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो प्रश्न सेकंड ग्रेड में आते हैं वो लमसम रिपीट हो जाते हैं, और फिर भी वैसे भी रिपीट हो ना हो, हमें देखना है कि इसी टाइप के प्रश्न आगे भी बन सकते हैं। तो ये प्रश्न क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल या कम अवधि के लिए पद पर रहे? कौन थे ऐसे जो सबसे कम टाइम पे पद पर रहे? तो नमो नारायण मीणा, मैंने बताया था न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा, है ना। फिर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्न में से कौन से हैं? मानवाधिकार आयोग के कार्य बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में एक शोध व उसका संवर्धन करना, ठीक है, बिल्कुल सही है। मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना, प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार, अन्य
उपलब्ध करवाना, उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षा पाए की जागरूकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है ये। मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों व संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, तो 1 2 3 सही है। फिर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की अध्यक्षता में अपने स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे ना हो, नहीं, नीचे होना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे का न हो, एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक के पद के नीचे का न हो, एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद के नीचे का न हो। तो महानिरीक्षक के पद के नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं नागरिक व राजनीतिक अधिकार, ठीक है, आर्थिक अधिकार, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार। तो इसके अंदर ये तीनों ही शामिल हैं। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? कौन नहीं रहे? तो देखो, एन के जैन रहे हैं, टांटिया जी रहे हैं, सगीर अहमद रहा है, जगत सिंह नहीं रहे। जगत सिंह कौन है? जगत सिंह जो रहे हैं वो रहे हैं सदस्य। ये भी अक्टूबर 2005 से लेकर अक्टूबर 2010 तक रहे हैं। निम्न में से कौन कौन से राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? अब सही कथन बताना है। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। यह आयोग मार्च 2000 में क्रियाशील हो गया, ये भी सही है। तीसरा है राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक सदस्य व एक अध्यक्ष व 3 सदस्य, नहीं, यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो ये गलत हो गया ना। और फिर है इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। तो ये सही है। तो इसका आंसर एक 3rd नंबर गलत है, तो पहला दूसरा चौथा सही है। तो पहला दूसरा चौथा ये रहा, ये सही है। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? तो वो है मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। ये नहीं है, सजा दे ही नहीं सकता ये सिर्फ सलाहकारी निकाय है। जांच कर सकता है, ठीक है, जेलों का निरीक्षण कर सकता है और ये अधिकारों की सुरक्षा व पुनरावलोकन कर सकता है। तो ये सब कर सकता है, लेकिन जांच, ये किसी को सजा नहीं दे सकता। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संयुक्त राज्य की सामाजिक व आर्थिक परिषद ने 1916 में एलेनोर रूजवेल्ट को अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें असत्य कथन बताना, तो ये बिल्कुल सही कथन है। संयुक्त राज्य के द्वारा 1995 से 2000 तक मानवाधिकार दशक बनाया गया, बिल्कुल सही। अब ये प्रश्न भी आ सकता है देखो अलग से, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार दशक कब मनाया गया? तो 1995 से 2004 तक। राज्य मानवाधिकार आयोग एक परामर्शकारी निकाय है और सलाहकारी परामर्श सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, बिल्कुल सही है। ये इसकी जो सलाह है वो राज्य सरकार को बिल्कुल बाध्य नहीं है। फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के राज्यपाल के द्वारा पद से हटाया जाता है, बिल्कुल नहीं, ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सत्य कथन है। फिर है, क्लास तो थोड़ी बड़ी हो रही है पर कोई नहीं, 2 प्रश्न और है।
राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो कौन सा प्रावधान किया गया है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एक तो ये किया गया है कि अध्यक्ष सदस्य 3 साल या 70 वर्ष तक बने रहेंगे और इसके बाद में इनकी पुनर्नियुक्ति का प्रावधान भी होगा। और राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष व उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष या अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों सही है। तो इसका ये वाला आंसर ऑप्शन सही होगा 2 और 3। एक महिला होना आवश्यक ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है ऐसा। फिर नेक्स्ट है महिला का प्रावधान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किया गया, लेकिन ये जो महिला वाला प्रावधान है ना, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में तो किया गया है लेकिन राज्य वाले मानवाधिकार आयोग में नहीं किया गया, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक के उपरांत लागू हुए? तो कब हुआ लागू? 19 मार्च 2000 से लागू हुए हैं। तो इसके बाद में प्रश्न खत्म हो जाते हैं हमारे। ये कौन सा आ गया? ठीक है, थैंक यू। हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है इसमें।